हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियरसेप ट्यूटोरियल्स पर। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर बायोलॉजी का, क्लास 11th का। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और सर, आप ये वाला चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहे हो? आप तो अभी एक चैप्टर खत्म ही नहीं किए हो। वो इसलिए कि देखो बच्चों, आपके नीट एग्जाम में है ना, वो अभी लगभग लगभग 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं और हमें इतने के अंदर में हमें पूरा कोर्स अच्छे से खत्म करना है। राइट, पूरा कोर्स एकदम डिटेल वाइज खत्म करना है ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए सब हो जाए। ठीक है, एकदम हमारा टारगेट जो है ना बच्चों, वो टारगेट एकदम कंप्लीट होना चाहिए। दैट 360 आउट ऑफ 360 ये कैसे भी मिलना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ठीक है, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी पढ़ना पड़े, कितना भी पढ़ना पड़े हम पढ़ेंगे, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, कितने भी वीडियोस देखने पड़े हम देखेंगे। ठीक है, जब तक हमें पूरा अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा तब तक हम करेंगे। और इसके लिए और इसीलिए हमारा देखा जाए तो 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं। 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं, 3 मंथ्स। ओके, और इसके अंदर अपने को पूरी बायोलॉजी एकदम डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, इसी के अंदर अपने को उसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करने हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ में एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करने हैं। तो इतनी सारी चीजें करनी है, पर चैप्टर क्वेश्चंस भी करने हैं, पर चैप्टर पूरा पढ़ना भी है अच्छे से। ठीक है, सो इतनी सारी चीजें करने के लिए टाइम चाहिए ना बच्चा, तो इसके लिए अपने को सेशंस ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सेशंस ज्यादा लगाने पड़ेंगे। सो अब से आपके सेशंस जो होंगे वो थोड़े ज्यादा आएंगे। ठीक है, एक साथ हम लोग 2-2, 3-3 चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबली 2-2 चैप्टर तो कम से कम लेके चलेंगे ही। ठीक है, सो इसलिए आज से हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आ जाओ पढ़ते हैं, एकदम जिस तरीके से आप लोग शिद्दत से पढ़ते हो, मेरा साथ देते हो, वैसे ही प्लीज आप साथ बनाए रखो ताकि मजा आए। ठीक है बच्चों, चलो ओके। चलो, तो सेल जो है, सेल एक्चुअली में क्या कहलाता है? सेल कहलाता है कि भाई इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, क्यों बेसिक बोलते हैं भाई? इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इस धरती पर, वो सब कहीं ना कहीं सेल से ही डिराइव होते हैं। कहीं ना कहीं सेल से ही डिराइव होते हैं। उनका जो बेसिक पार्ट होता है, बेसिक जो लाइफ का पार्ट होता है, वो होता है सेल। ठीक है, सो इसलिए इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझो, सेल जो है वो आपका सिंगल सेल भी हो सकता है और क्या, और मल्टी सेलर भी हो सकता है। ठीक है, सेल आपका सिंगल सेल भी हो सकता है और मल्टी सेलर भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल सेल और मल्टी सेलर भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल सेल और सिंगल सेल भी हो सकता है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल सेल रहेगा उनको बोल देंगे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मल्टीपल सेल रहेगा उनको हम लोग बोल देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतना बोल देंगे ना भाई? ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो जरा, मान के चलो ये तुम्हारे पास है सिंगल सेल। ठीक है, ये है सिंगल सेल। ओके, सिंगल सेल कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सिंगल सेल होता है। अब ये सिंगल सेल के पास आसपास कोई और चीजें नहीं है ना, और कोई सेल तो नहीं है ना कोरिलेट करने के लिए, उसके साथ मतलब अटैच होने के लिए, या फिर उसकी मदद करने के लिए, कोई उसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जितने भी काम होंगे ना, जितने भी फंक्शंस होंगे ना लाइफ के, वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगा। इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस जो रहती है वो कैसी रहती है? इंडिपेंडेंस रहती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। क्यों? बिकॉज इसके अंदर कैसा टाइप का सेल है? सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। अब जरा वहीं पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखो, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि टिश्यू से सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीजें देखी होंगी। ठीक है, सुना होगा। तो यहां पर देख रहे हो आप लोग कि मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स है, ये बहुत सारे सेल्स है। इन सेल्स के बीच में आपस में कोरिलेशन है। ठीक है, दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, दे कैन नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। ठीक है, दे कैन नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। तो ऐसा कंडीशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल में ही प्रेजेंट है कि दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। राइट बच्चों, कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम हुआ क्या यहां तक? ठीक है, तो इतनी बातें हैं। अब जरा समझो,
आप वायरस को जानते हो? वायरस 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 कोई आदमी नहीं है, ठीक है। वायरस देख जानती हो ना, अभी कोविड में क्या हाल मचा है। तो वायरस है, वायरस के अंदर क्या क्या चीजें होती है? वायरस के अंदर चीजें होती हैं, एक होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल, राइट, जेनेटिक मटेरियल। और दूसरी क्या चीजें होती है? दूसरी क्या चीज होती है बच्चों? दूसरी होती है तुम्हारे पास प्रोटीन, ठीक है। दूसरी होती है प्रोटीन की कवरिंग उसके पास, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर वही सेल को देखो, तुम सेल को देखो तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म तो होगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन होंगे, ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है, तरह तरह की चीजें होंगी। तो एक्चुअली में जो वायरस है वो पूरा तरीके से कंप्लीट सेल नहीं है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इट इज अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इट इज अ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट बच्चों। ये ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाता है वायरस, ठीक है। बिकॉज इट इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। और एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। ओके, सो इसीलिए इतने सारे डिस्कशन के बेसिस पर हम क्या ये बोल सकते हैं कि दैट सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या इतनी सी बात बोल सकते हैं? ठीक है, तो समझ रहे हो। सो ये हो गया तुम्हारा इंट्रो पार्ट। अब जरा कुछ साइंटिस्टों के बारे में सीख लेते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। सेल को ना सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। 1665 में। एक्चुअली में ध्यान से सुनना, सेल जो है वो ग्रीक वर्ड सीला से आया है। सीला का मतलब क्या होता है? स्मॉल और हॉलो स्पेस और चैम्बर, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें मतलब एक स्मॉल और हॉलो मतलब छोटा सा गड्ढा टाइप का रहे, ठीक है। तो उधर ही से आया है। अब इसने कॉर्क को एज्यूम किया, कॉर्क को, ठीक है। कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क को ऑब्जर्व किया। कॉर्क क्या होता है? तो इट इज अ डेड सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। तो डेड सेल ऑफ प्लांट सेल को, जिसको इसने बोला कॉर्क, उसको एज्यूम किया, ठीक है। ओके, राइट, कॉर्क को इसने एज्यूम किया, ऑब्जर्व किया, और उसको इसने बोला, ठीक है, उनमें क्या बोला कि दैट इट इज अ सेल, राइट बच्चों, इट इज अ सेल। सो इसने सेल का सेल को डिस्कवर भी किया सबसे पहली बार, सबसे पहले डिस्कवर भी किया, ओके, डिस्कवर किया। और साथ ही साथ इसने सेल का टर्म भी दिया कि व्हाट इज द टर्म ऑफ सेल, ठीक है। इसका नामकरण भी किया बच्चों, ठीक है। याद है ना, याद है ना, मैंने अंतर बताया था कि नामकरण कोई और देता है और ये जो डिस्कवरी है वो कोई और करता है भाई, ठीक है, ठीक है। बच्चा जो है कोई बेबी है, वो तो उसको तो फादर मदर ने पैदा किया है, राइट बच्चों, लेकिन उसका नाम करण कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई दूर के रिश्तेदार आ जाते हैं या पंडित जी आ जाते हैं तो वो नामकरण देते हैं। तो ऐसा कंडीशन यहां पर नहीं है। यहां पर बच्चे के पिता भी वही है, रॉबर्ट हुक ही है, मतलब सेल के पिता भी। सेल को डिस्कवर भी किया, डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ही ने किया, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ही किया। और यहां पर टर्म भी, मतलब नामकरण भी, नाम भी किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने ही दिया। कब दिया? 1665 में। और कौन से किताब में दिया? कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, माइक्रोग्राफिया में। माइक्रोग्राफिया नाम के बुक में सेल का टर्म दिया गया, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा साइंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, कम ही साइंटिस्ट है, ज्यादा साइंटिस्ट के नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। ओके, दूसरे साइंटिस्ट है हमारे पास एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इनका तो एनसीईआरटी में जिक्र भी है। तो 1674 में इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल को देखा और डिस्क्राइब किया बच्चों, ठीक है। और कहां पर लाइव सेल को देखा? स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरोगाइरा, राइट। सो लाइव सेल को सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया। आप समझो कि सर आप बोल रहे थे सेल को डिस्कवर किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। यहां पर इसने भी तो देखा सबसे पहले, लेकिन इसने लाइव सेल को देखा ना बच्चा, इसने लाइव सेल को देखा ना। यहां पर सेल को, अब वो लाइव है कि मरा है ये चीज नहीं उसको पता थी, ठीक है, राइट। देखो यहां पर डेड सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, डेड सेल वॉल लिखा भी हुआ है, डेड सेल वॉल, ठीक है, डेड सेल वॉल, तो मरे हुए में इसने देखा ना, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर इसने लाइव सेल को देखा, लाइव सेल को देखा। कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो फटाफट से बच्चों, ठीक है। तो ये काम इसने कर दिया इतना,
तो ये दो साइंटिस्टों के बारे में उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया। अब आ जाओ और दो साइंटिस्ट जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन्होंने सेल थ्योरी पर काम किया। तो देखो ध्यान से समझते रहना एक एक चीज को बच्चों। सेल थ्योरी, ठीक है, कैसे हुई, क्या हुआ, इसके अंदर क्या कहानी है। देखो 1838 में एक साइंटिस्ट आए मैथियस जैकब स्लीडन, जो कि थे जर्मन बॉटनिस्ट। क्या थे ये भी याद रखना है, ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और ये ऑब्जर्वेशन उनका रहा, ये कंक्लूजन निकाला कि जो भी मतलब प्लांट्स हैं उनके टिश्यूज जो हैं वो कैसे बने हुए हैं, वो अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए हैं। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। तो देखो यहां पर लिखा भी हुआ है कि दैट ही एग्जामिन्ड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। ठीक है, 1838 में ये बात हुई। अब उसके जस्ट एक साल बाद, आफ्टर वन ईयर, राइट बच्चों, 1 ईयर, एक साल बाद ही 1839 में थियोडोर श्वान आए, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। देखो जैकब स्लीडन जो क्या था, वो था जर्मन बॉटनिस्ट, और थियोडोर श्वान जो थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, लेकिन जूलॉजिस्ट होने के बावजूद भी वो प्लांट टिश्यू पर स्टडी किए। ठीक है, और ये पता लगाया कि भाई जो सेल वॉल है ना, वो प्लांट सेल की यूनिक कैरेक्टर है, प्लांट सेल की यूनिक कैरेक्टर है। ओके, और एनिमल, भाई जूलॉजिस्ट है तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ प्लांट पे ही डिस्कशन करेंगे, एनिमल पर भी काम किए, एनिमल सेल्स को भी उन्होंने स्टडी किया और ये पता लगाया कि एनिमल सेल्स के अंदर एनिमल सेल्स के अंदर एक थिन आउटर लेयर होता है, ठीक है, एनिमल सेल्स पर, और उसको हम आज के टाइम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये बातें पता लगाई। अब जरा समझना, देखो ये जो कैरेक्टर है ना बच्चों, सेकंड वाला कैरेक्टर इतना धांसू कैरेक्टर था ना, इतना मजेदार कैरेक्टर था कि पुराने साइंटिस्ट जो थे, जैसे कि लीनियस वगैरह, ये सब उन्हीं का एग्जांपल ले लो। इन लोगों ने मतलब इसी कैरेक्टर के बेसिस पर ना, पता है, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम वगैरह को रख दिया था एक ही में। मतलब पूरे के पूरे, मतलब जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, उनको भी इन लोगों ने प्लांट में रख दिया था। ये कहने का मतलब है, प्लांट किंगडम मैंने बोल दिया। ठीक है, सो जैसे कि आपका किंगडम मोनेरा को भी प्लांट में ही रख दिया, फंजाई को भी प्लांट में ही रख दिया, ठीक है, प्रोटिस्टा को भी प्लांट में ही रख दिया, बाकी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब तो आपके प्लांट में ही थे। ठीक है, तो इन सब को प्लांट पे ही रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिक कैरेक्टर, दैट सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो भाई जिसके अंदर सेल वॉल है उसको तुम डाल दो प्लांट सेल में, प्लांट किंगडम में डाल दो। तो ऐसी बात हो गई थी यहाँ पर। लेकिन बाद में फर्दर ऑब्जर्वेशंस हुए, बाद में फर्दर बाकी और बातें खुली जब, तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आर.एच. विटेकर भाई साहब खोल के लाए सारी चीजों को। ठीक है, राइट बच्चों, और बताया कि 5 किंगडम है, राइट, ओके, और भी फर्दर बातें और भी आगे अगर पॉसिबल होगा तो खुलेंगी ही। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में अपने को हमारे नॉलेज के लेवल पर, हमारे मतलब एग्जाम के लिए 5 किंगडम तक सफिशिएंट है आर.एच. विटेकर भाई साहब का। ठीक है, सो अब देखो थियोडोर श्वान जो है ना, थियोडोर श्वान ने इन्हीं सब स्टडीज के बेसिस पर ये कंसीडर किया कि भाई ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, इनके बेसिस पर ये कंसीडर किया कि दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। यहां पर मैं इट्स लिखना भूल गया हूं। ठीक है, तो इट्स लिख लो यहां पर, देखो यहां पर इट्स प्रोडक्ट्स, its product. The bodies of animals and plants are composed of cells and its product. So that is called cell hypothesis, और इसी को इसने बोल दिया cell hypothesis। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कि cell hypothesis किसने दी बच्चों, तो थियोडोर श्वान ने दी। ठीक है, हाँ, ये था कि ये जो हाइपोथेसिस थी ये इनकम्प्लीट थी। तो कंप्लीट करने के लिए सेल हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई किया हमारा रडल्फ विर्को भाई साहब ने, ने किया 1855 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया, इन्होंने जादू करके दिखा दिया। इन्होंने जादू मतलब बता दिया कि भाई, ये बता दिया कि जो नया सेल है ना, ये नया सेल है, ये किसी पुराने सेल से ही डेवलप हुआ है, किसी पुराने सेल से ही अराइज हुआ है। तो ये काम इन्होंने करके बता दिया।
बात समझ में आ रही है बच्चों? ये काम इन्होंने करके बता दिया, और ये जब काम इन्होंने करके बता दिया तो इसके बेसिस पर ये पता चल गया, इसके बेसिस पर जो सेल हाइपोथेसिस, जो सेल थ्योरी थी, उसको फाइनल शेप मिल गया। ठीक है, ओके, इट गिव्स अ फाइनल शेप दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो अब से फाइनल शेप का मतलब कि अब से जो भी सेल थ्योरी है उसके अंदर आपके सेल हाइपोथेसिस है जो भी, उसके अंदर आपके 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, क्या? All living organisms are composed of cells and product of cells and all cells arise from pre-existing cells। ये 2 बातें होंगी बच्चों। ठीक है, सो ये था आज का आपका सेल के बारे में सबसे पहला लेक्चर आज का। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो, कमेंट्स करो, कुछ भी अगर और भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो। ठीक है, ताकि ये जो आपके कमेंट्स वगैरह आते हैं यही सब मेरे मोटिवेशंस होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में यही सब मोटिवेशन है, इससे थोड़ा और काम मैं अच्छे से करूंगा। ठीक है, राइट बच्चों? ओके, चलो, लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, चलो, ओके।